हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस समय मैं धर्मेंद्र सर के घर पे आया हुआ हूँ। इनका वीडियो मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे डाला था और आपका जो मुझे उस वीडियो पे प्यार मिला था, यकीन मानिए मैंने कभी आशा नहीं की थी कि आप इस हिसाब से ऐसे वीडियो भी पसंद करेंगे। आपकी इसी डिमांड को लेकर इस बार मैं सर के घर पर आया हुआ हूँ और जो आपके मन में डाउट आते हैं हिंदी माध्यम को लेकर कि इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, आज हम सर से कंसल्ट करेंगे क्योंकि सर ने करीब 3 बार यूपीएससी का मेंस दिया है। इन्होंने सर ने 3 बार इंटरव्यू भी दिए हैं और सर के पास में जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी जो जर्नी जिस हिसाब से भी जा रही है वो कहीं गुना बेहतर हो जाएगी। सो दोस्तों, बिना वक्त को जाए के वो चलते इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल, थैंक यू मुकेश जी, और सभी को शुभकामनाएं और सभी को धन्यवाद कि आपने पहले वाला जो हमारा वीडियो इतना लाइक किया है और कितना मतलब आप लोगों ने प्यार दिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मुकेश जी को देना चाहेंगे जो अपने प्लेटफॉर्म पर हमें बार बार मौका दे रहे हैं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इस वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू को मेन टॉपिक के रूप में देखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे जो आमतौर पे एक सवाल जो कि हमेशा गूंजता है आपके दिमाग में कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जब इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाते हैं तब उनसे सवाल इंग्लिश में किए जाते हैं और उनको ज़्यादातर वहाँ पे इस हिसाब से फील करवाया जाता है कि वो हिंदी माध्यम से हैं और वो इंग्लिश माध्यम से कम हैं। सर, आपका क्या अनुभव है? आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए, तो क्या आपको कहीं कभी ऐसा लगा कि बोर्ड मेंबर का आपके प्रति बिहेवियर ऐसा है कि आपको बार बार फील करवाया जा रहा है कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं? जी मुकेश जी, इसमें ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूपीएससी की मुझे जो लगती है कि आपने जो भी माध्यम भरा है, आपका जो भी स्थानीय लैंग्वेज हो सकती है या आपका हिंदी या इंग्लिश माध्यम हो सकता है, आपको जितने भी सवाल पूछे जाएंगे केवल आपके मीडियम से ही पूछे जाएंगे। यदि कई बार ये होता है कि जैसे आप किसी रीजनल लैंग्वेज से आते हो तो हो सकता है बोर्ड में उनके पास ऐसे रीजनल लैंग्वेज वाले व्यक्ति नहीं हो, तो आपको वो एक ट्रांसलेटर भी उपलब्ध कराते हैं। ये मुझे यूपीएससी का जैसे मेरा 3 बार का इंटरव्यू का अनुभव तो ये बात कहता है कि जो मार्केट में जो अफवाहें चलती हैं ये मतलब धारणा ही है केवल, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बैठे हो। एकदम सामान्य भाषा में आपके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। सो दोस्तों, ये जो आपका सबसे बड़ा डाउट था, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये क्लियर हो चुका होगा क्योंकि आपने बहुत सी नॉवेलें भी पढ़ी होगी। मैंने रिसेंटली एक नॉवेल के बारे में आपको जिक्र किया था, द डार्क हॉर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली बुकों में से एक बुक है। और उसके अंदर जब मैंने इंटरव्यू वाले पोर्शन को वहाँ पे पढ़ा तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी फील हुआ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ में कुछ ऐसा होता है। लेकिन वो एक काल्पनिक कथा थी जो कि एक कवि की कल्पना के माध्यम से लिखी गई थी। उसका वास्तविकता से कहीं भी कोई भी मेल नहीं है, जो कि हमें सर ने बताया है। सर, एक सवाल जो कि एक मुझे लग रहा है कि जो आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि आमतौर पे आईएएस के सवाल को लेकर के इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि आपके बटन कितने थे, आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी। जो कि हम बचपन से जब भी कोई सोचता है कि आईएएस बनना है तो पहला सवाल ये आता है कि इंटरव्यू में जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि आपके वो मतलब इस सब के सवाल मुझे जहाँ तक पता है मैक्सिमम ऑडियंस ने सुने भी होंगे। अगर आपने सुने हैं तो एक कमेंट तो आपकी बनती है। सो सर, आप इसके बारे में आपका क्या अनुभव है वो बताइए। बिल्कुल मुकेश जी, मैंने भी ऐसे काफ़ी वीडियो देखे हैं जिनमें मतलब कहीं मतलब उनका दूर दूर तक ही उनका यूपीएससी के सवालों से नाता नहीं है। और यूपीएससी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी मेंस और इंटरव्यू से पहले आपको एक डे फॉर्म भराया जाता है। आजकल 2 डे फॉर्म भराए जाते हैं, यानी डिटेल एनालिसिस फॉर्म होता है या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपसे भराया जाता है। उसमें ये भरा जाता है कि आप कहाँ से रहने वाले हो, आपने क्या पढ़ाई की है, आपने पीएचडी या स्नातक किया नहीं किया, या आपकी हॉबीज़ क्या है। आपके जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में होते हैं आपके डेप्थ से ही होंगे, आपकी हॉबीज़ से क्वेश्चन होंगे। और जो भी ये फालतू के क्वेश्चन होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे कि जैसे अभी अफगानिस्तान वाला मुद्दा चल रहा है तो आपसे अपनी राय पूछेंगे कि भारत को लेकर अभी क्या चल रहा है, भारत किस प्रकार तालिबान के साथ अपना रिलेशन बढ़ा रहा है। तो ऐसे एनालिटिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी भी जो आप ये बटन वाले क्वेश्चन है या अलग अलग टाइप की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गया है और ये ऐसे बेकार क्वेश्चन यहाँ पे कभी नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन देखने हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टेलीग्राम पे एक चैनल है आईएएस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, उस पर डेली बेसिस पे जैसे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं ना, तो सभी लोगों के वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। आप उन क्वेश्चनों को देखो, जो रियल एस्पिरेंट है उनको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वहाँ से काफ़ी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, जो आजकल जितने भी ये वीडियो आते हैं और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि इनके ऊपर व्यू भी मिलियन में होते हैं और इतने लाइक आते हैं, लगता है कि आज वो आईएएस आपको बना कर ही छोड़ेंगे। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। ध्यान से पढ़िए, जो आपके करंट के इश्यू है उनको ऊपर अगर अपन फोकस करते हैं तो यकीन मानिए अपनी जर्नी और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। सर, एक सवाल
जो कि जब हम इंटरव्यू के अंदर जाने वाले होते हैं उससे पहले सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सबसे कॉमन सवाल, वाई आर यू वांट टू बी IAS ऑफिसर? आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? ये सवाल आपसे भी किया गया होगा। बिल्कुल मुकेश जी, ये क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट से पूछा जाता है और मुझे भी पूछा गया था। और ये इसलिए भी पूछा जाता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट करती है सिविल सेवा में आने के लिए। और इसका जवाब कोई एक जवाब नहीं हो सकता कभी भी, ये इंडिविजुअल आंसर होता है कि यार जैसे आप 12th पास करने के बाद में ये डिसीजन लेते हो कि आपको IAS बनना है, तो हो सकता है आपने कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ी हो, उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक रिक्शा चालक का बेटा भी IAS बना है। तो कुछ लोगों को ऐसी स्टोरी मोटिवेट करती है, कुछ लोगों की अपनी जो परिस्थितियाँ हैं कि कुछ लोगों को जीवन में कुछ अच्छा करना होता है, नाम कमाना होता है, सम्मान के लिए करना होता है। तो इसका जो आंसर मैं बताना चाहूँगा कि अलग अलग होता है। और मेरा आंसर ये इससे अलग था थोड़ा बहुत, कि जैसे मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, एक मुझे गवर्नमेंट सेवा में जाना था, लेकिन बाद में जैसे मैंने रिसर्च किया कि कौन सी गवर्नमेंट सेवा अच्छी है, सबसे अच्छी है, तो मुझे लगा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर यही था। और इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ईमानदारी वाला जवाब देना। बहुत सारे लोग ऐसे जवाब देते हैं कि सर मैं तो देश सेवा में आना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। इसके बजाय आप वो आंसर करना जो रियल में आप IAS बनना चाहते हो ना, वो आंसर उनको बताना, काफ़ी इसका इम्पेक्ट होगा। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अक्सर मैं भी देखता हूँ जब भी किसी स्टूडेंट से सवाल किया जाता है तो वो ये सोचते हैं कि कार्ल मार्क्स के बाद में दूसरी क्रांति तो हमको करने के लिए भेजा गया है। अक्सर किसी को लगता है कि हम गांधी के दूसरे अवतार है। ऐसा कुछ है नहीं, अपने एक आम इंसान है और अपनी जो ख्वाहिशें होती है वो भी आम ही होती है, तो जवाब भी आम ही होनी चाहिए। सर एक जो अभी मैं आपसे जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था जब आप बोर्ड मेंबर के वहाँ पे गए, आपने एंटर किया, और उसके बाद में वहाँ पे अंदर की कंडीशन क्या होती है? हाँ। लाइक ज़्यादातर ये सोचने में भी लगता होगा कि जाते पैर कांपेंगे। हाँ। क्या ऐसी हेजिटेशन आपको भी वहाँ पे हुई थी? आपको आपके साथ में वहाँ पे क्या हुआ वो सारा बताइए। हाँ, देखो नॉर्मल ये होता है कि नॉर्मल नर्वसनेस तो आता है, क्योंकि एक इतना बड़ा हमारे एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसमें स्वाभाविक प्रेशर तो आना एक लाजमी है, वो तो आएगा। जैसे उसमें रोचक बात क्या है, जैसे आपको जब UPC धौलपुर हाउस आप लोगों ने देखा होगा, जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक गोल बिल्डिंग है। गोल बिल्डिंग जो धौलपुर हाउस वाली आपने तस्वीर देखी होगी ना, उस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, सभी लोगों को बिठा दिया जाता है। जैसे उसमें क्या होता है, ग्रुप बना दिया जाता है, 5 लोगों का या 6 लोगों का एक ग्रुप होगा, उसमें एक राउंड टेबल होगी, उसमें सभी लोगों को बिठा दिया जाता है। अब वहाँ पे फिर जैसे एक बोर्ड मेंबर होता है, या जैसे आज जैसे 7 बोर्ड इंटरव्यू ले रहे हैं, तो 7-42 लगभग 40-42 लोगों को उसमें बिठाया जाएगा। सबको एक राउंड टेबल पर 6 होंगे, ऐसे करके टेबलें वहाँ पे रहती है। तो हम वेट करते हैं कि हमारा किस बोर्ड में आएगा, तो थोड़ी देर बाद में घोषणा हो जाती है कि आपका किस बोर्ड में होने वाला है। तो जो एक टेबल वाले हैं ना, उनका एक बोर्ड में होता है। और फिर वहाँ से आधे घंटा सबको मिलता है कि जैसे मेरा पहले नंबर पर आ रहा है, तो मैं फिर वहाँ से उठ के फिर बोर्ड मेंबर का जो रूम है, मेन रूम है, उसमें जाता हूँ। तो एक तो वो रहता है कि आपकी जो नर्वसनेस है या जो टेंशन है, वो आप जब गोल बिल्डिंग में बैठते हो ना, तो वहाँ तक जाते जाते खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं यार। आपको चाय पानी वहीं मिलेगा, बिस्किट भी आपको खिलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होते हैं। तो वहाँ तक जाते जाते एकदम शांत हो जाते हैं, और फिर अचानक आपका नंबर आता है। हाँ, थोड़ा सा रूम में जब इंटर करते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर हो, लेकिन जैसे हम अंदर जाते हैं तो बोर्ड मेंबर का पहला क्वेश्चन ये होता है कि ज़्यादातर आजकल ये होता है कि फ़ोटो दिखाई जाती है कि अच्छा आप यही हो, तो वो फ़ोटो दिखाते हैं, तो उससे फिर बैठाते हैं, अच्छा आप कैसे हो, ऐसे नॉर्मल सवाल पूछते हैं कि और नाश्ता पानी किया नहीं किया, आपको काफ़ी वेट करना पड़ा, तो कुछ चाय पानी लेना पसंद करोगे। फिर वो खुद बताते हैं कि यार आपका ये जो इंटरव्यू है ना, ये एक्चुअल में जो चलता है इंटरव्यू नहीं होगा, ये आपका केवल व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, आपकी नॉलेज का परीक्षण नहीं होगा। ये हमने प्री और मेंस में आपका पूरा नॉलेज चेक कर लिया है। अब ये देखेंगे कि आप सिविल सेवाओं के अकॉर्डिंग आप सूटेबल हो कि नहीं हो। और वो ये भी बोलते हैं कि यार सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। यदि आप में काबिलियत है तो हम आपको छप्पर फाड़ के नंबर देंगे, आप में क्षमता, आप नंबर ले सकते हो। कहीं कोई भेदभाव का ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। अक्सर एक चीज़ इसमें रहती है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ये आरोप लगाते हैं कि यार UPC में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। मेरा 3 बार इंटरव्यू देने का अनुभव ये रहा कि चलो मेरे तो नंबर बहुत मतलब एवरेज से बिलो रहे हैं, मैं अपना कह सकता हूँ, लेकिन उसमें कमियाँ मेरी है। UPC की कमियाँ हम गिना नहीं सकते कि जैसे उसमें होता ना कि यार आपको IAS बनने के लिए कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए। आपने UPC का एक नोटिफिकेशन देखा होगा, यदि आप में से नहीं देखा किसी ने, तो UPC के नोटिफिकेशन में IAS इंटरव्यू का एक सिलेबस है, उसको डाउनलोड करके जब आप प्री की तैयारी करो ना, उसको चिपका लेना अपने दीवार पे, और डेली उसमें देखना कि UPC आपसे क्या चाहता है, वो आपको क्यों IAS बनाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो न्यू एस्पिरेंट है वो शुरुआती स्तर से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे, क्योंकि यार बार बार इंटरव्यू तक हम पहुँचते हैं तो हमारी जो कमियां रहती है व्यक्तित्व में, वो हमें फिर फाइनल उनमें सिलेक्शन नहीं होने देगी। इसलिए सुधार खुद में करो। और हिंदी माध्यम की जहाँ तक बात है, मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं मेरे सर्किल में IAS सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनके वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, 210 तक भी आए, 190। लास्ट ईयर जिस बोर्ड में हम थे 2020 में जब इंटरव्यू दे रहा था मैं, मेरे उसी बोर्ड में कम नंबर थे, लेकिन जस्ट मेरे पीछे एकदम युवा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, उनको 200 नंबर भी दिए, 190 के आसपास उनको नंबर दिए। सुनील धनवंता जिनका IPS सिलेक्शन हुआ, 198 लेके स्कोर किया उन्होंने। तो हिंदी माध्यम में भी बहुत अच्छा स्कोर होता है, ऐसा मेरा मानना है। सर आपने जो बात बताई है, मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी विद्यार्थी होंगे जिनके मन से एक डाउट चला गया है, और जो एक डर होता है हिंदी माध्यम को लेकर,
मुझे जहाँ तक पता है आपके मन से ख़त्म हो चुका होगा। सर एक सवाल जो कि मैं इसके रिगार्डिंग करना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बहुत से संस्थाएं अपने इंटरव्यू अपलोड करती है, मॉक इंटरव्यू और जो रियल इंटरव्यू होता है उसमें कितनी समानताएं होती है और कितनी भिन्नता होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि देखो मॉक इंटरव्यू तो चलो हमारे तैयारी के लिए एक अच्छा माध्यम हमारे पास होता है, लेकिन हम जब रियल इंटरव्यू की बात करें तो यदि मैं रियल इंटरव्यू को 10 में से 10 मार्क्स दूं तो मॉक इंटरव्यू को मैं 4 से 5 मार्क्स ही देना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, और उससे भी कम मार्क्स देने चाहिए क्योंकि मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है, जैसे मैंने भी मॉक इंटरव्यू दिए तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड या नॉलेज बेस्ड आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं, आपकी जो रियल में व्यक्तित्व की निखार वाली चीज़ों पर वो कभी फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनमें काफ़ी अंतर है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिना मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं, मेरे से काफ़ी दोस्त हैं जो मॉक इंटरव्यू नहीं देते हैं, उनके बहुत अच्छे स्कोर आता है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप यदि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एकदम आप साहसी हो, सिविल सेवाओं के अनुकूल हो, मैंने पहले बताया कि आप यदि आईएएस का इंटरव्यू के जो 15-20 पॉइंट दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप उसमें मॉक इंटरव्यू आप दो या नहीं दो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी सही बात बताई सर, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी मैं देखता भी हूँ कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब से वो सोचते हैं कि सबसे पहला उनका इंटरव्यू होगा, और वे रोज़ाना वेब सीरीज़ की तरह इंटरव्यू को देखते हैं, रोज़ाना के 2, 3, 4, मतलब उनकी संख्या भी फिक्स नहीं है, तब तक देखेंगे जब तक आंखें नहीं थकती। और उनको ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा सवाल होगा, हमारे साथ में भी ये होगा। और एक जो कॉमन सवाल सबको लेकर जो इंटरव्यू में देखता हूँ, मैंने भी देखे, वहाँ पर ज़्यादातर सवाल आपने जिस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है तो वहाँ से सवाल किए जाते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन बीएससी से की है तो आपके मैक्सिमम सवाल बीएससी से होते हैं। क्या इसका और रियल इंटरव्यू में भी ऐसा होता है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, रियल इंटरव्यू का जैसे हमने अभी बात की कि जो सिलेबस की बात है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपसे आपकी स्नातक के जो सब्जेक्ट है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपने जो ग्रेजुएशन जिस फील्ड में किया है उसके आप वहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हो तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि आप अपने स्नातक के दौरान सीरियस कैंडिडेट नहीं थे, तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेनली यदि हम इंटरव्यू के क्वेश्चन को डिवाइड करें तो सबसे 3 एरिया हम मोटे मोटे देखते हैं कि एक तो आपके जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने पीजी किया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होता है आपकी हॉबीज़ को लेकर यूपीएससी में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो ये हॉबीज़ के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं कि केवल आपने पढ़ाई की है या एक्स्ट्रा कार्यों में भी आपने अपने जीवन को अच्छे समय आपने बिताया है, तो उसके माध्यम से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट अफेयर आपको थ्रू आउट हमेशा पढ़ना चाहिए। लोगों का एक क्वेश्चन आता है कई बार कि सर अभी प्री आ गया है तो हम अखबार पढ़ना छोड़ दें, कभी मेंस पास में आ गए तो अखबार पढ़ना छोड़ दो। अखबार पढ़ना यार क्यों छोड़ दोगे, न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ो, उसका फ़ायदा आपको वहाँ तक इंटरव्यूज में जाके मिलेगा। डेली बेसिस पर ये न्यूज़पेपर करके आप इनको कवर कर सकते हो। बहुत खूब सर। मैं आखिरी सवाल के तौर पे एक ये सवाल करना चाहूँगा कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो कि अभी 10th पास आउट हुए होंगे या फिर 12th पास आउट हुए होंगे, उनके मन में ये शंका होती है कि उनके परसेंटेज कितने ज़्यादा मायने रखते हैं यूपीएससी के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके परसेंटेज 60 से बिलो है या फिर 70 के आसपास में है तो वे सोचते हैं कि उनको इसके रिगार्डिंग भी सवाल किए जाएंगे या फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जाएगा कि आपके परसेंटेज कम क्यों हुए और उसके माध्यम से उनको नंबर कम दिए जाएंगे। क्या ऐसा वास्तविकता में होता है या फिर नहीं होता? ना, ऐसा वास्तविकता में बिल्कुल नहीं होता। जैसे मेरे 3 इंटरव्यू का अनुभव ये बताता है कि मुझे परसेंटेज को लेकर कोई एक सवाल भी नहीं पूछा गया, वहाँ पे पूछा भी नहीं जाएगा। यदि पूछ भी लिया जाता है, जैसे आपके 12th में परसेंटेज ज़्यादा है फिर आपके ग्रेजुएशन में कम हो गए, तो आपसे केवल एक कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। तो आप जो भी आपका रीज़न है कि आप कुछ कमियां रही, अपनी कुछ गलतियां हो सकती है, उनको ईमानदारी से बता दो कि सर ये रहा। या अक्सर होता है कि कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, तो वहाँ पे जो भी आपका रियल आंसर है वो दे देना। बाकी इसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम संभावना, 1% भी संभावना नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात ये कि यार आपकी चाहे 38% हो या 60% हो या 90% हो, इसका आपकी सिविल सेवाओं को लेकर उतना कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कभी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर। जी सर। एक मैं अभी एक आपसे बोलूँगा कि अगर आपका जब इंटरव्यू हुआ था उस समय आपको जो सवाल किए गए थे उनमें से कोई सवाल याद है तो वो बताइए। हाँ, बिल्कुल। जैसे मेरी हॉबी इसमें मूवी जो क्रिकेट भरी थी मैंने, तो मेरे जो क्रिकेट को लेकर अच्छे सवाल पूछे गए थे। जैसे क्रिकेट के लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसमें शायद इंडिया न्यूजीलैंड में खेल रही थी, तो उसमें न्यूजीलैंड का मुझे सवाल पूछा गया, यार इंडिया यहाँ पे हारी है, ऐसा क्या कारण है। तो वही रीजन मेन चीज़ है, लॉजिकली बताओ कि यार वहाँ की जो पिच है, फास्ट पिच है, तो वो मैंने आंसर देने की कोशिश की। अक्सर हम गलती कहाँ कर जाते हैं, यहाँ पे हम केवल इंडियन क्रिकेट की, मेल क्रिकेट की बात कर जाते हैं, फीमेल क्रिकेट को हम भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये अक्सर होता है। तो जब आपकी हॉबी जब आपको ऐसे तैयार करनी हो ना, तो ये सभी एंगल ध्यान रखो। तो हमने तैयार किया था, उस समय हमने ये बताया कि इंडिया की महिला क्रिकेट टीम शायद वर्ल्ड कप खेल रही थी उस समय, तो उनका हमने जिक्र किया। तो इसका फर्क पड़ता है कि इसमें जैसे आपको फेवरेट खिलाड़ी पूछा जाता है कि आपका फेवरेट खिलाड़ी, एक ऐसा मुझे पूछा गया तो मैंने वीरेंद्र सहवाग बताया, तो वो बोले यार वीरेंद्र सहवाग तो अभी रहा नहीं,
तो अभी आपका फेवरेट कौन है, फिर आप क्रिकेट देखते भी हो, तो मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया शेफाली वर्मा का। मैं क्या सर वीरेंद्र सहवाग से बेटर ही खेलती है यार, उससे अच्छा खेलती है, तो मेरी फेवरेट खिलाड़ी अभी ये है। तो इनका प्रभाव पड़ता है यार, आपकी सोच का पता चलता है कि वो सोच कैसे पता चलती है। इसके अलावा मूवीज़ पर सवाल बताए, जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में रहा, तो उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा आपकी मूवीज़ हॉबी है, तो शेक्सपियर के उपन्यास पे हाल ही में कोई बॉलीवुड की मूवी आई थी या पहले कोई मूवी का नाम बताओ, तो मुझे 2-4 ऐसे कुछ याद थी। हेमलेट पे मूवी बनी थी एक, कश्मीर पे शाहिद कपूर की, अभी तो याद नहीं है, वो मूवी मैंने बता दी। ऐसा कुछ करके पूछा गया था। बाकी करंट अफेयर का जैसे लास्ट ईयर सीए वाला मामला काफ़ी चल रहा था, तो मुझे सीए को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये रहा था। बाकी मैंने अभी बताया ना कि जैसे हॉबीज़ को लेकर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपकी हॉबीज़ नहीं है ना, अभी न्यू एस्पिरेंट है 2022-23 में देने वाले हैं, तो यार हॉबीज़ डेवलप करो। हॉबीज़ कौन सी डेवलप करनी चाहिए मेरे हिसाब से? हॉबीज़ ऐसी डेवलप करो जिससे आपको फ़ायदा हो लेकिन सोसाइटी को भी उसका कंट्रीब्यूशन मिले। जैसे मैंने हाल ही में एक हॉबी डेवलप की है, यूट्यूबर के रूप में डेवलप की है कि मैं एज एजुकेटर या टीचर के रूप में मैं हॉबी भरने वाला हूँ, और इसका मुझे निश्चित रूप से इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा कि यार उनको लगता है कि आप केवल पढ़ाई के अलावा आप समाज को कौन सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, इसका फ़ायदा मिलता है। मेरे कई दोस्त हैं जिनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले, जो एनजीओ के साथ काम कर रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि यार आप केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 8-10 साल से केवल पढ़ाई कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, फिर आपका मतलब आपकी जो है एनर्जी तो डाइवर्ट हो रही है, मतलब तो इसका फ़र्क पड़ता है। तो हॉबी जैसे सिंगिंग हॉबी अच्छी हो सकती है, किताबें पढ़ना भी अच्छी हॉबी है, ये भी ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो होता है, इनका भी कोई ना कोई होता है। तो हॉबी ऐसी हो जो जिसमें आपका कहीं ना कहीं आप इंगेज हो ज़्यादा, है ना, फिजिकल वर्क हो सकता है ऐसा कुछ। तो ऐसी हॉबी मेरी सलाह होगी सबको पालनी चाहिए, मतलब इसको आप सहेजें और काम करें इस पर। धन्यवाद सर जी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप सर के बारे में और जानना चाहते हैं तो सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये यूट्यूब के ऊपर लेक्चर डिलीवर करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनके लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलेंगे, बट मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, आप एक बार जाइए और नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, एक लेक्चर को आप पूरा देखिए। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को विजिट कीजिए, किसी भी एक लेक्चर को पूरा देखिए। उसको देखने के बाद में मेरा मानना है कि आप ऑटोमेटिक उसको सब्सक्राइब करेंगे। और फ्री में जो मुझे बार बार कमेंट आती है कि गरीब विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो उनको फ्री में कोचिंग नहीं है, सब झूठी बातें हैं। बहुत सी जगह पे आपको फ्री में मिल रहा है, और सर अपना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिन्होंने यूपीएससी के अंदर अपनी इतनी बेहतरीन पोजीशन को बनाया। इन्होंने इस हिसाब से साबित किया कि यूपीएससी के अंदर किस हिसाब से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी अपनी रैंक ला सकते हैं, और हिंदी माध्यम के लिए इंटरव्यू के लिए क्या रोल होता है वो भी सर ने हमें बताया। इनके अनुभव को और जानना हो, लिंक नीचे मिल जाएगी। इनके नोट्स को आपको फॉलो करना है तो आपको नीचे लिंक इनके टेलीग्राम ग्रुप की भी मिल जाएगी, जाइए और विजिट कीजिए। अब बात आती है हमारे चैनल की। अगर आप चैनल के ऊपर पूरा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी बनती है, और साथ में एक कमेंट आपका बनता है। और आपके दिमाग में कोई और सवाल आ रहे हैं जो मुझे सर से करने चाहिए, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यकीन मानिए जब नेक्स्ट टाइम हम सर से मिलेंगे तब उस सवाल को भी पिक करेंगे। सो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।